नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम आहरण पर ब्याज के सवाल करेंगे। आहरण पर ब्याज के सवाल यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के संबंधित हम जो क्वेश्चन है वो करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पहले जो क्लास लगाई थी उसमें आहरण पर ब्याज के संबंध में जो नियम थे उनका अध्ययन कर लिया है। उसमें हमने देखा था कि सबसे पहली जो शर्त है वो ये कहती है कि आहरण पर ब्याज तभी लिया जाएगा जबकि उसका साझेदार लेख में स्पष्ट उल्लेख हो। यदि साझेदार लेख में इसका उल्लेख नहीं किया गया है तो हम साझेदारों के आहरण पर ब्याज नहीं लेंगे। दूसरा, आहरण पर ब्याज होता है वो साझेदारी फर्म के लिए आय होती है, तो इसका लेखा हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में करते हैं तथा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसके डेबिट साइड में इसका लेखा किया जाता है। ये हमने बातें कर ली थी। इसके अलावा हमने एक बात की थी कि यदि आहरण है वो नियमित रूप से किए जाते हैं तो किस प्रकार से आहरण पर ब्याज की गणना की जाएगी, यदि अनियमित रूप से किए जाते हैं तो किस प्रकार से आहरण पर ब्याज की गणना की थी। तो इसके लिए आपको वो क्लास ज़रूर अटेंड करनी चाहिए ताकि आज जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। प्यारे विद्यार्थियों, आप क्लास पूरी अटेंड करें और उसके बाद में देखें कि यदि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप बिना पूरी क्लास अटेंड करे ही कह देते हैं कि हमारे कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप पूरी क्लास अटेंड करें, जो पढ़ाया जा रहा है उसको देखें। फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है कि ऋषि एक फर्म में साझेदार है। 31 मार्च 2020 तक वह निम्न आहरण करता है। यानी ये ऋषि के द्वारा किया गया आहरण है। 1 मई 2019 को वो 12,000 का आहरण करता है। 31 जुलाई 2019 को वो 6,000 का आहरण करता है। 30 सितंबर 2019 को वो 9,000 का आहरण करता है। 30 नवंबर 2019 को वो 12,000 का आहरण करता है। 1 जनवरी 2020 को 8,000 का आहरण करता है और 31 मार्च 2020 को 7,000 का आहरण करता है। यानी अलग अलग अवधि पर अलग अलग आहरण किया गया है, तो ये अनियमित आहरण है। तो इस अनियमित आहरण के स्थिति में हम किस प्रकार से आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे वो आपको करके दिखाएंगे। तो नीचे लिखा है कि आहरणों पर 9% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दे है। यानी ब्याज पर जो आहरण पर ब्याज की दर वो कितने प्रतिशत है? 9% है। आहरणों पर ब्याज परिकलित कीजिए, आहरणों पर ब्याज की गणना कीजिए। चलिए आहरण पर ब्याज की गणना के देखिए, नीचे हमने इसकी तालिका बना रखी है, उसको देखिए ध्यान से। डेट ऑफ ड्राइंग्स यानी जो आहरण किए गए हैं उनकी तारीख लिखी, तो हमने देखा कि 1 मई 2019 को आहरण किया गया, 31 जुलाई 2019 को आहरण किया गया, 30 सितंबर 2019 को आहरण किया गया, 30 नवंबर 2019 को आहरण किया गया, 1 जनवरी 2020 को आहरण किया गया और 31 मार्च 2020 को आहरण किया गया। देखिए कि 1 मई 2019 को आहरण किया गया 12,000 रुपये और हमें 31 मार्च 2020 को आहरण निकालना है। तो 1 मई से लेकर 31 मार्च 2020 तक होते हैं 11 महीने। कितने महीने? 11 महीने। और इन 12 को 11 से गुणा कर देते हैं, 12,000 को 11 से, तो राशि आती है 1,32,000 रुपये। फिर अगला आहरण किया गया 31 जुलाई 2019 को, यानी जुलाई का महीना तो चला गया। अगस्त से हम काउंट करते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने आते हैं? 8 महीने आते हैं। तो 6,000 आहरण किया गया और इस महीने इसका उपयोग कितना हुआ? 8 महीने के लिए इसका उपयोग हुआ। प्यारे विद्यार्थी, मैंने आपको बताया था कि जब अनियमित आहरण होता है तो अनियमित आहरण की स्थिति में जो आहरण जितने समय के लिए उपयोग है उस समय के आधार पर हम क्या करेंगे? आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। तो ऊपर हमने देखा तो जो 12,000 का आहरण है वो कितने समय के लिए हुआ? 11 महीने के लिए, तो हमने गुणा करके इसकी राशि निकाल दी। ये 6,000 है जो आहरण किया गया 31 जुलाई 2019 को, इसकी अवधि कितने महीने तक उपयोग की? 8 महीने तक की। तो राशि गुणा करने पर 6,000 गुणा 8 को हमने किया तो राशि आ गई 48,000 रुपये। ठीक है। फिर अगला हमारा जो आहरण किया गया 30 सितंबर 2019 को, कितना? 9,000 रुपये। तो 30 सितंबर से यानी सितंबर का महीना तो चला गया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। तो ये 9,000 कितने महीने के लिए काम आए? 6 महीने के लिए। तो 9,000 गुणा 6 गुणने पर 9 छके 54,000 रुपये आ गए। ठीक है। फिर अगला हमारा आहरण किया गया 30 नवंबर 2019 को, तो नवंबर का महीना तो चला गया, तो फिर रह गया दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने रह गए। यानी ये 12,000 रुपये जो 30 नवंबर को आहरित किए गए हैं इनका उपयोग कितने महीने के लिए किया गया? 4 महीने के लिए। तो 12,000 गुणा 4 कितने आ गए? 48,000 रुपये आ गए। ठीक है। उसके बाद में अगला आहरण किया गया 1 जनवरी 2020 को, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के लिए आहरण हुआ है। तो राशि कितनी है?
8,000 रुपये, तो 8,000 गुणा 3 करते हैं तो इसकी राशि आ जाती है 24,000 रुपये। कितने? 24,000 रुपये। और अगला जो आहरण किया गया वो 31 मार्च 2020 को किया गया है, और हम जो ब्याज की गणना करें वो भी कब करें? 31 मार्च 2020 की कर रहे हैं। तो जो राशि आहरित की गई वो 7,000 रुपये थी, लेकिन जो समय है, जो समय की हम बात करते हैं, तो 31 मार्च को हम ब्याज की गणना करें और 31 मार्च को ही आहरण किया गया, तो इसका उपयोग है वो 0 अवधि के लिए किया गया, तो इसकी राशि भी कितनी आ गई? 0। इन समस्त राशियों का जब योग किया गया तो योग आया 3,06,000 रुपये। कितना आ गया? 3,06,000 रुपये। यानी जो भी हमने अलग अलग अवधियों पर आहरण किया है, ये और ये सभी आहरण, तो इनकी उपयोग की अवधि के आधार पर हमने उनके महीने निकाले और गुणा करने पर योग किया, और योग करने पर हमारे पास राशि कितनी आई? 3,06,000 रुपये आ गई। अब आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे तो इंटरेस्ट बराबर 3,06,000 गुणा 9/100 गुणा 1/12 करेंगे। ठीक है, तो हल करने पर हमारे पास आहरण पर ब्याज की राशि कितनी आएगी? 2,295 रुपये आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। जब अनियमित अवधि पर आहरण किया गया हो तो आहरण की उपयोग की अवधि के आधार पर उस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है 21वां का, हिमांशु प्रति माह के अंत में 2500 रुपये आहरित करता है। कितने रुपए आहरित करता है? 2500 रुपये आहरित करता है। देखिए, इस प्रश्न को जब हम किताब में करते हैं तो उसमें लिखा नहीं गया है कि वो अंत में आहरित करता है या प्रारंभ में करता है, तो उसको आप ठीक कर लेना। प्रति माह अंत में 2500 रुपये आहरित करता है। सचदर विल्ले के अनुसार आहरणों पर 12% प्रतिवर्ष से ब्याज दे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी साझेदार विल्ले की भी बात आ गई कि ये जो ब्याज है वो साझेदार विल्ले के अनुसार है। 31 मार्च 2016 को वर्ष की समाप्ति पर हिमांशु के आहरणों पर ब्याज का परिकलन करें। देखिए कि प्रति माह अंत में करता है, यानी प्रति महीने अंत पर कितने रुपए का करता है? 2500 रुपये का। और ब्याज की दर कितनी है? 12%। तो मैंने आपको बताया था कि जब महीने की प्रथम तारीख को और लगातार 12 महीने आहरण किया जाता है तो हम 6.5 माह का ब्याज लगाते हैं। जब प्रत्येक माह के मध्य में और पूरे 12 महीने का आहरण किया जाता है तो 6 माह का ब्याज, और प्रत्येक महीने की अंतिम तारीख को लगातार 12 महीने आहरण किया जाता है तो 5.5 माह का ब्याज हम निकालते हैं। तो इस प्रश्न में क्या गया है कि प्रत्येक माह के अंत में, इसका मतलब हमें 5.5 महीने का ब्याज निकालना है। तो चाहे तो 5.5 महीने का कर दो, चाहे 11/2 कर दो, बात एक ही आती है। लेकिन प्रश्न को जब हम 11/2 करके करते हैं तो जो हमारी गणनाएं हैं वो आसान हो जाती है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को करके देखते हैं। देखिए, हिमांशु है वो एक महीने के 2500 रुपये आहरित करता है, तो 12 महीने का इसका कुल आहरण कितना हो गया? हिमांशु का 2500 गुणा 12 बराबर 30,000 रुपये, यानी वो एक साल के 30,000 रुपये आहरित करता है। अब आहरण पर ब्याज की जब हम गणना करते हैं तो मैंने आपको बताया कि महीने के अंत में और पूरे 12 महीने आहरण करता है, तो 5.5 माह का ब्याज हमें निकालना है। तो 5.5 माह का ब्याज निकालेंगे तो इस पे आहरण पर ब्याज हो गया 30,000 गुणा ब्याज पर दर की दर है वो 12%, तो 12/100 और गुणा 5.5/12। ठीक है, क्योंकि महीने में जब ब्याज निकाला जाता है तो बट्टा क्या करते हैं? 12 करते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, तो बट्टा हमने कितना कर दिया? 12। और इसको हल करने पर राशि कितनी आ गई? 1650 रुपये। यानी हिमांशु के आहरण पर ब्याज हो गया, वो हो गया 1,650 रुपये। इसको आप हल करोगे तो राशि कितनी आएगी? 1,650 रुपये। लिखिए नीचे, इसको मैंने वर्किंग नोट या नोट लगा के हम लिख सकते हैं कि आहरण प्रत्येक माह के अंतिम तारीख को लगातार 12 माह होने पर 5.5 माह का ब्याज की गणना की गई है। इसको हमने दिखा दिया है कि 5.5 माह के ब्याज की गणना क्यों की गई है, क्योंकि गणना आहरण है वो प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को लगातार 12 महीने आहरण किया गया है, तो 5.5 माह के ब्याज की गणना की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, कहता है कि बहाराम एक फर्म में साझेदार है। वह 12 महीनों तक प्रत्येक माह के प्रारंभ में 3,000 रुपये आहरित करता है। प्रत्येक माह के प्रारंभ में करता है। और पिछले प्रश्न में क्या था? प्रत्येक माह के अंत में। तो पिछले महीने में जो प्रश्न है उसमें तो हमने 5.5 माह का ब्याज लगाया, और इस प्रश्न में प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण है तो हम 6.5 माह का ब्याज लगाएंगे। ठीक है, फर्म के लेखा खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद होते हैं। यदि ब्याज दर 10% वार्षिक है तो आहरण पर ब्याज का परिकलन करें। यानी ब्याज की दर कितने प्रतिशत है? 10% है, तो हमें आहरण पर ब्याज निकालना है। तो मैंने आपको जिस जगह कि जो 6.5 है उसको 11/2 लिख कर भी हम हल कर सकते हैं ताकि गणना क्या हो जाए? आसान हो जाए।
तो देखिए बारह में वो एक महीने के 3,000 रुपये आहरित कर देता है, तो बारह का कुल आहरण कितना हो गया? बारह का कुल आहरण बराबर 3,000 गुणा 12 बराबर 36,000 रुपये, यानी उसका एक साल का आहरण हो गया 36,000। अब आहरण पर ब्याज निकालेंगे तो आहरण पर ब्याज बराबर 36,000 गुणा दर है आहरण पर, वो है 10/100 गुणा, तो प्रत्येक महीने की प्रथम तारीख को आहरण करता है, इसका मतलब 6.5 माह का ब्याज, और 6.5 लिख दो चाहे 13/2 लिख दो, बात एक ही है, क्योंकि 13 में 2 का भाग लगाने पर कितना आता है? 6.5 ही आता है। तो इस प्रश्न को हमने सरल हल करने के लिए क्या कर लिया कि 6.5 की बजाय इसको 13/2 मान के कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको 13/2 गुणा 12 तो करते हैं, चाहे 6.5/12 कर दो चाहे ऐसे कर दो, इसमें क्या हो जाता है कि जो गणनाएं हैं वो सरल हो जाती है, पॉइंटों में नहीं रहती है। तो इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो हल करने पर हमारे पास जो आहरण पर ब्याज की राशि आएगी वो आएगी 1,950 रुपये, ठीक है ना। तो इस प्रश्न में हमने देखा कि जो आहरण है वो प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को लगातार 12 महीने किया जा रहा है, इसलिए हमने कितने महीने की ब्याज की गणना कर दी इस पर? 6.5 माह की, या कहे तो 13/2 माह की, बात एक ही है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और करते हैं। देखिए प्रश्न है 24वां। अमित और भोला एक फर्म में साझेदार है, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3/2 है, उनके साझेदारी विलेख के अनुसार आहरणों पर ब्याज की दर 10% है। देखो साझेदारी विलेख वाली बात भी है, इसमें दे रखी है 10% वार्षिक प्रभारित होनी है। वर्ष 2014 के दौरान उनके आहरण क्रम से 24,000 और 16,000 है, अमित के 24,000 और भोला के 16,000। यह मानकर कि उन्होंने पूरे वर्ष नियमित रूप से राशियां आहरित की थी, इसी आधार पर आहरणों पर ब्याज परिकलित कीजिए। देखिए इसमें यह नहीं कहा गया है कि आहरण कब हुआ है, इसमें तो यह कहा गया है कि उन्होंने नियमित रूप से पूरे वर्ष आहरण किया है, तो हम ये मानेंगे कि उन्होंने मध्य में किया है, तो मध्य में किया है तो कितने महीने का ब्याज निकालेंगे? 6 महीने का ब्याज निकालेंगे। कितने महीने का? 6 महीने का। तो इनके द्वारा आहरण अमित के द्वारा 24,000 और भोला के द्वारा 16,000, ब्याज की दर 10%, तो साधारण प्रश्न है, हम इसको हल कर देते हैं। चलिए नीचे इसका हल किया हुआ है, हल दिखाते हैं आपको। आहरण पर ब्याज की गणना बराबर अमित का 24,000 गुणा 10/100 गुणा 6/12, राशि आ गई 1,200 रुपये, और भोला का 16,000 गुणा 10/100 गुणा 6/12 बराबर, हल करने पर राशि आ गई 800 रुपये। देखिए इस प्रश्न में कहा गया है कि दोनों जो साझेदार है वो पूरे वर्ष नियमित रूप से आहरण करते हैं, लेकिन ये नहीं कहा गया कि वो अंत में करते हैं या प्रारंभ करते हैं। इसमें यह कहा गया कि दोनों पूरे वर्ष नियमित रूप से आहरण करते हैं, तो हमने ये माना है कि वो मध्यम आहरण करते हैं, तो हमने कितने महीने का ब्याज निकाला? 6 माह का ब्याज निकाला है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि मेनन और टॉमस एक फर्म में साझेदार है, यानी दो साझेदार है, एक तो मेनन है और एक टॉमस है। वे लाभ का विभाजन बराबर करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। उनका मासिक आहरण 2,000 रुपये प्रति माह है, प्रत्येक का है। देखिए जो प्रश्न किताब में दिया गया है उसमें ये नहीं लिखा गया है कि साझेदार आहरण कितना करते हैं, तो आप उस किताब में जो प्रश्न दिया गया है उसमें सुधार कर लें और लिख लें 2,000 रुपये प्रति माह का आहरण करते हैं। आहरणों पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित होना है। वर्ष 2015-16 के लिए यह मानकर मेनन के आहरित राशियों पर ब्याज परिकलित, हमें सिर्फ किसके आहरणों पर ब्याज निकालना है? सिर्फ मेनन के आहरणों पर ब्याज निकालना है। देखिए इसमें मेनन भी 2,000 रुपये मासिक आहरण करता है और टॉमस भी 2,000 रुपये मासिक आहरण करता है, तो दोनों का ब्याज तो बराबर ही आना है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि मेनन की आहरित राशियों पर ब्याज परिकलित कीजिए। अब हमारे पास 3 प्रकार की कंडीशन है। पहली कंडीशन, वर्ष भर प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करता है। प्रत्येक माह के प्रारंभ में मतलब 6.5 माह का ब्याज, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करता है, मध्य मतलब 6 महीने का ब्याज, और प्रत्येक माह के अंत में आहरण करता है, इसका मतलब 5.5 महीने का ब्याज हमें निकालना है। और एक महीने के 2,000 रुपये आहरण करता है तो 12 महीने का कुल आहरण हो गया 24,000 रुपये। कितने हो गए? 24,000 रुपये, और ब्याज की दर है वो स्पष्ट दे रखी है 10%। तो चलिए इसको करके देखते हैं, बड़ा ही साधारण प्रश्न है, इसको हम अभी कर लेते हैं। देखिए मेनन के आहरण पर ब्याज हमें निकालना है, तो मेनन का कुल आहरण कितना हो गया? 2,000 रुपये एक महीने का, तो 12 महीने का हो गया 24,000 रुपये, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये कहती है कि प्रत्येक माह के प्रथम तारीख को करता है या प्रारंभ में करता है, तो हमें 6.5 माह का ब्याज निकालना है। तो इसको 6.5 माह लिख दो चाहे 13/2 माह लिख दो, बात एक ही है। तो गणनाएं सरल करने के लिए हम 13/2 कर लेते हैं इसको, ठीक है।
तो प्रथम कंडीशन में देखिए कुल आहरण 24,000, दर है वो 10/100 आ गई और 13/2 गुणा 12। ठीक है, हल करेंगे तो 12 से 12 कट गया। ठीक है, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 2 बार गया और 2 से ये 2 कट गए। ठीक है, तो कितने बच गए, 1 जीरो ये बच्चा, 1 जीरो ये बच्चा, 1300। तो 1300 के आगे 2 जीरो लगा दिए तो कितने रुपए आ गए, 13 के आगे 2 जीरो लगे, 1300 रुपये आ गए। यानी 24,000 गुणा 10/100 गुणा 13/2 गुणा 12 है। तो 12 दूनी 24, 2 से 2 कट गया, फिर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो ये बच गया, 1 जीरो ये बच गया और 13 के आगे 2 जीरो लगाए तो कितने आ गए, 1300 रुपये। अगला देखते हैं, दूसरी कंडीशन ये थी कि प्रत्येक माह के मध्य में, तो प्रत्येक मध्य मतलब 6 महीने का ब्याज। तो 24,000 गुणा 10/100 गुणा 6/12, 12 दूनी 24 और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो ये बच गया, 1 जीरो ये बच गया, तो 6 दूनी 12, कितने आ गए, 1200 रुपये आ गए। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये कहती है कि प्रत्येक माह के अंत में, और 12 महीने आहरण करता है, तो आहरण तो हो गया 24,000, दर हो गई 10/100 और प्रत्येक माह के अंत में निकालते हैं तो 5.5 महीने का। ठीक है, और 5.5 माह कह दो चाहे 11/2 कह दो, तो 11/2 गुणा 12, तो 12 दूनी 24, 2 से 2 कट गया और कितने बच गए, 11 बच गए और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, 1100 रुपये। तो आहरण जब हम अंतिम तारीख को करता है महीनन, तो उसका ब्याज कितना आता है, 1100 रुपये। तो हमने देखा कि अगर वो प्रथम माह को लगातार आहरण करता है, प्रथम तारीख को या प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करता है तो 1300 रुपये ब्याज आया, माह के मध्य में आहरण करता है तो 1200 रुपये ब्याज आ गया और माह के अंत में या अंतिम तारीख को प्रत्येक महीने करता है तो 1100 रुपये ब्याज है। इसको देखिए हमने नीचे भी लिखा है स्पष्ट रूप से कि इनका निर्धारण किस प्रकार से हुआ है। पहला, प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करने पर 6.5 माह का ब्याज या 13/2 माह का ब्याज लगाते हैं। प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करने पर 6 माह का ब्याज लगता है और प्रत्येक माह के अंत में आहरण करने पर 5.5 माह का या 11/2 माह का ब्याज लगता है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये आहरण पर ब्याज से संबंधित जो आपकी पुस्तक में सवाल थे वो आज की क्लास में हमने किए हैं। सवालों को हमने किया है, सवालों को समझने की कोशिश की है। यदि फिर भी आपको सवाल में किसी प्रकार की समस्या है, आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।